आज ये मेरे दूसरे वीडियो में हम लोग हमारा पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने तुम सभी लोगों को 12th का पूरे साल का एसपी का क्या सिलेबस है ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जहाँ पे हम लोगों ने हर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझ के लिया कि कौन से चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में बताया, टोटल एसपी में तुम लोग को 12 चैप्टर सीखने हैं और वो चैप्टर को जिस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसको अरेंज किया हुआ है, वैसे ही हम लोग को एक एक करके चैप्टर सीखना है। बट फिलहाल आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकेंड चैप्टर। इसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर हम जब क्लासरूम के अंदर मिलेंगे डेफिनेटली तब वो ज्यादा अच्छे से तुमको समझने में आएगा और उसके अंदर मुझे ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत है। फिलहाल हम लोग सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो भी तुमको कंसेप्ट सब अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो तुम्हारा ये सेकंड चैप्टर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एसपी। ये सेकंड चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वेटेज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट विल कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर में जो भी कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं उन्हीं सब कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारे आगे के चैप्टर्स डिपेंड हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर तुमने ये सेकेंड चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने का ट्राई किया, पूरा चैप्टर अगर तुमने अच्छे से सीखा, then only you will be able to understand your further SP. Otherwise तुम्हारा आगे का SP काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुमको सिलेबस याद हो, मैंने एक एक चैप्टर के बारे में बताया था, जितने भी तुम्हारे आगे के चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स का जो भी कंसेप्ट है वो सब कुछ उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग ये सेकेंड चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो सेकेंड चैप्टर का जो हमारा हेडिंग है तुम देख सकते हो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। सेकेंड चैप्टर का हेडिंग है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस बिजनेस फाइनेंस। हम लोगों ने 11th में भी कॉमर्स स्ट्रीम में ये सीखा हुआ है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट वो क्या होता है? फाइनेंस। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। फाइनेंस इज अ लाइफब्लड ऑफ द बिजनेस। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस का एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को ये समझना है कि ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये जो बिजनेस फाइनेंस है, ये फाइनेंस आएगा किधर से, ये फाइनेंस को लाया कैसे जाएगा, फाइनेंस क्रिएट कैसे किया जाएगा। तो चैप्टर का हेडिंग जो है वो है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के सोर्स, क्या क्या सोर्स अवेलेबल है, कौन से अलग अलग तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंस क्रिएट कर सकता है। अच्छा दोस्तों, तुम सभी लोगों को पता होगा कि जो फाइनेंस हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, जिससे हम बिजनेस रन करते हैं, उन पैसों को, उस फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओल्ड कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल मतलब कि खुद का पैसा एंड बोरोड कैपिटल यानी कि उधार पे लिया हुआ पैसा। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स। दो सोर्स है जहां से जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंस क्रिएट कर सकता है, एक है ओल्ड कैपिटल और एक है बोरोड कैपिटल। अब जो ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल के अंदर भी काफी सारे अलग अलग सोर्स है, तो जिसके बारे में हम लोग एक एक करके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में ओल्ड कैपिटल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, उसका नाम है शेयर्स। ये जो नाम मैंने बोला शेयर्स, यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। इवन 11th में भी हमने काफी सारा डिस्कशन किया हुआ था कि शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स यानी क्या। बट 12th में फिर से डिटेल में एकदम बेसिक से वापस से हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे कि शेयर्स मतलब क्या। देखो फिर से बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं तुमको सिखाने वाला हूं शेयर्स के बारे में,
ये क्वेश्चन शेयर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करो। आगे चल के तुमको शेयर्स के टाइप्स के बारे में सीखना है। थर्ड चैप्टर पूरा शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे तुमको शेयर्स के रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज, शेयर्स को इशू करना, शेयर्स को ट्रांसफर करना, शेयर्स का अलॉटमेंट, बहुत सारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, ये सब कुछ तुम लोगों को सीखना है। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट शेयर्स मतलब क्या, ये तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुमको आगे कैसे समझना इंटरेस्टिंग भी लगेगा, समझने को तुमको अच्छा भी लगेगा और इजी भी होगा। और सिर्फ तुम्हारे स्टडी पर्पस के लिए नहीं, ये जो कंसेप्ट है शेयर्स का कंसेप्ट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सी एवरीवन वांट टू अर्न द मनी, सब लोग चाहते हैं कि हम लोग पैसा अर्न करना चाहिए। फ्रॉम दिस एज ओनली यू कैन इन्वेस्ट योर वैल्यूएबल मनी इनटू द फाइनेंशियल मार्केट, और तुम तुम्हारे पैसों का ग्रोथ अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए तुमको ये सब टर्म्स समझ में आने चाहिए कि शेयर्स मतलब क्या। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, इवन यू कैन आल्सो इन्वेस्ट योर मनी। माना कि शायद तुम लोग के पास अभी पैसा ना हो, बट स्टिल यू कैन यूटिलाइज योर पेरेंट्स मनी, और तुम तुम्हारे पेरेंट्स के मनी का ग्रो कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए नहीं, तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए, तुम्हारे फर्दर स्टडीज के लिए, इवन तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जनरली क्या होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी ये होता है कि जितना भी उसका इनकम हो, उस इनकम में से पहले वो क्या करता है, अपने सभी एक्सपेंडिचर्स, अपने सभी जरूरी खर्च को करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है, फिर वो सोचता है कि मैं अब इसको कहीं पे क्या करूं, इन्वेस्ट करूं। लेकिन मैं तुमको आज एक सक्सेसफुल फॉर्मूला देता हूं। जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला था वो ये था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। यानी जितना तुम्हारा इनकम है उसमें से पहले सब अपने खर्चे कर लो, अपने सब डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा कर लो, अपने सब लग्जरीज रिक्वायरमेंट को पूरा कर लो। उसके बाद अगर पैसा बचा तो हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, पैसा सेविंग करेंगे। बट अगर तुमको सक्सेस होना है तो ये फॉर्मूला को तुमको फॉलो नहीं करना है। फॉर्मूला ये होना चाहिए, इनकम माइनस सेविंग, एंड दैट जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तुमने क्या करना चाहिए, जो तुम्हारा इनकम है उस इनकम में से तुमने पहले एक अच्छा खासा अमाउंट सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद जो पैसा बचे उसमें से तुमने एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो सेविंग कितना इंपॉर्टेंट है ये हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। बट आज के लेक्चर में सेकेंड चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। सब लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को सुन रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने बोर्ड पे जो प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है उस पे भी सब लोग फोकस करेंगे, उस पे भी सब लोग ध्यान देंगे। फॉर बेटर क्वालिटी आई विल सजेस्ट कि तुम लोग ईयरफोन डाल के ये वीडियो को सुनो, तो तुम लोग को समझने में ज्यादा आसानी होगा। एंड वन मोर थिंग, तुम सभी के पास गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डेफिनेटली होगा, तो तुम ये वीडियो को सुनते सुनते साथ में उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके ऊपर भी अगर फोकस करोगे, उसको रीड करोगे, तो तुमको काफी आसानी से ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर। अब ये जो वर्ड है शेयर, SHARE, व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब क्या, एक पार्ट, या हम लोग बोलेंगे एक भाग। अच्छा, मैं अगर तुमको एग्जांपल दूं कि सपोज अगर मेरे पास एक सिल्क है, और अगर वो सिल्क लेके मैं तुम्हारे सामने आया, तो तुम लोग में से बहुत जन मेरे को ये बोलेंगे अरे सर शेयरिंग करो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई हमारे पास एक चॉकलेट होता है या कुछ भी, हम हमारे फ्रेंड्स में उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर करते मींस क्या करते हैं, वो जो एक बड़ा सा सिल्क है जिसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके आपस में हम जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के बीच उसको हम शेयर करते हैं। तो शेयर करते मतलब शेयर करना, शेयर का मतलब एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा भाग, जो एक बड़े सी चीज को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, सिंपल सा और एक एग्जांपल के जरिए मैं ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर करने वाला हूं कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। सपोज ये हम एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो फॉर एग्जांपल 11 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है,
11 जन का फ्रेंड्स का एक ग्रुप है। अब उस 11 जन में से समझो कि एक जन का बर्थडे है। अब जिस बंदे का बर्थडे वो बंदा क्या कर रहा है, बाकी के 10 फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है कि मेरे बर्थडे के दिन तुम लोग सब लोग मेरे घर पे आओ, मैं तुम सबको पार्टी देना चाहता हूँ और हम लोग सब लोग मिलकर क्या करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे को हम लोग एंजॉय करेंगे। बट ऑब्वियसली हम सब 10 फ्रेंड अगर कोई बर्थडे का इनविटेशन मिलेगा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट ऑब्वियसली जाएंगे, पार्टी थोड़ी छोड़ना चाहिए। तो बाकी के जो 10 फ्रेंड्स हैं उन लोग सब लोग ने प्लानिंग किया कि अरे यार बंदे ने अपने को बर्थडे में इनवाइट किया है तो डेफिनेटली हमको जाना चाहिए। लेकिन हम जो 10 फ्रेंड हैं, क्या हम 10 फ्रेंड उस बर्थडे के पार्टी में खाली हाथ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो हम 10 फ्रेंड मिलके ये प्लान कर रहे कि हम लोग उसके लिए एक काफी अच्छा गिफ्ट लेके जाना चाहिए। वो अपने को पार्टी दे रहा है बट ऑब्वियसली दबा के खाना पीना खाने वाले हैं, तो हम लोग उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके जाना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हम जो 10 फ्रेंड हैं हम एक गिफ्ट के शॉप में गए और हम सब ने मिलके एक गिफ्ट प्लान किया। जो गिफ्ट हमने प्लान किया, सपोज फॉर एग्जांपल वो गिफ्ट का कॉस्ट है 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज का गिफ्ट प्लान हो चुका है, सबने मिलके एग्री किया कि ठीक है हम लोग सब लोग 1000 रुपीज का गिफ्ट लेके जाएंगे। अब देखो सब लोग मिलके गिफ्ट ले रहे हैं, तो ये जो 1000 रुपीज का गिफ्ट है हम 10 जन मिलके जब उस गिफ्ट को परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद हम सब आपस में क्या करेंगे, 1000 रुपीज को शेयर करेंगे। यानी कि हम हर एक जन एक दूसरे को बोलेंगे 1000, टोटल 10 जन थे, 1000 डिवाइड बाय 10, सो ईच पर्सन हैज टू कंट्रीब्यूट 100 रुपीज। तो हम सबको क्या बोलते हैं, चल भाई तेरे हिस्से का पैसा ला। सब लोग अपने अपने हिस्से का अपना अपना शेयरिंग 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करेंगे। 10 people will contribute 100 rupees each, that comes to 1000 rupees। तो 10 जन ने मिलके 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया और इस तरीके से 1000 रुपीज कलेक्ट हुआ और हमने मिलके वो गिफ्ट प्लान किया। यहाँ तक तुमको सबको समझ में आ रहा है? अच्छा अब क्या हो रहा है, हम 10 के 10 जन जा रहे उस अपने फ्रेंड के घर पे और मान लो कि वो गिफ्ट मेरे हाथ में है। जैसे ही हम लोग उसके फ्रेंड के घर पे गए और मैंने जाके उसको गिफ्ट हाथ में दिया और मैंने उसको बर्थडे विश किया और मैंने बड़े ही शान से बोला कि ये ले मेरे तरफ से गिफ्ट, चलेगा क्या? अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरे तरफ से गिफ्ट, तो बाकी के 9 लोग मेरे को मारेंगे ना, क्योंकि बाकी के 9 लोग क्या बोलेंगे, ये सिर्फ तेरा गिफ्ट नहीं है, ये हम सबने मिलके कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसमें हम सभी लोगों का शेयरिंग है, हमने सबने मिलके उस गिफ्ट को प्लान किया हुआ है। तो बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो 1000 रुपीज का तुम्हारा टोटल अमाउंट है that is divided into 10 parts, और ये 10 पार्ट्स 100 रुपए का एक पार्ट हर एक जन ने कंट्रीब्यूट किया है। जिन जिन लोगों ने उसके अंदर पैसा कंट्रीब्यूट किया है सभी लोग उस गिफ्ट के ओनर है, कोई अकेला उस गिफ्ट का ओनर नहीं है, सब लोग जॉइंट ओनर्स है, या हम लोग बोलेंगे ऑल आर को ओनर्स। तो ये जो कंसेप्ट मैंने तुमको बताया कुछ ऐसा ही सिंपल सा कंसेप्ट है शेयर्स का। देखो 11th में भी हमने ये डिस्कशन किया हुआ था। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी को लेके मैं इसी एग्जांपल को कनेक्ट कर रहा हूं, बहुत इजी है, सब लोग अच्छे से ध्यान दोगे, बहुत इजीली सबको समझ में आया। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म हुआ है और जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो समझो फॉर एग्जांपल जॉइंट स्टॉक कंपनी को टोटल 1000 करोड़ रुपीस का रिक्वायरमेंट है। अगर 1000 करोड़ रुपीस का रिक्वायरमेंट है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या सोच रहा है कि मैं इस कैपिटल को शेयर्स के जरिए कंट्रीब्यूट करूंगा। मैंने बताया हम लोग क्या सीख रहे हैं, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक सोर्स है शेयर्स। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या कर रहा है, ये जो टोटल 1000 करोड़ का कैपिटल है वो उसको क्या करेगा, शेयर्स में कन्वर्ट करेगा। यानी वो क्या करेगा, ये 1000 करोड़ को फॉर एग्जांपल समझो जॉइंट स्टॉक कंपनी ने ये 1000 करोड़ को 10 रुपीस में डिवाइड किया। कितने रुपीस में? 10 रुपीस में। यानी द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ इक्वल वैल्यू एंड दैट ईच पार्ट इज नोन एज शेयर। जॉइंट स्टॉक कंपनी ने क्या किया, टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो एक एक छोटा छोटा पार्ट उसने बनाया उसको हम बोलेंगे शेयर्स। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगा। वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगा दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर वैल्यूएबल मनी इनटू द जॉइंट स्टॉक कंपनी
दे कैन परचेज द शेयर्स। जैसे उस गिफ्ट को 10 फ्रेंड्स ने मिलके कंट्रीब्यूट किया, वैसे ही जनरल पब्लिक सब लोग मिलके ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैपिटल को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जिसका जितना कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, कंपनी का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। कंपनी ने क्या किया है, 10-10 रुपीस का एक एक शेयर बना के रखा है। अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास जाता हूं और मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को बोलता हूं आई एम रेडी टू परचेज 1000 नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को ये बोलता हूं कि मैं 1000 शेयर्स परचेज करने के लिए रेडी, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीस का, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी को 10,000 रुपीस दिया और उसके बदले कंपनी ने मेरे को क्या किया, 1000 शेयर्स दिए। अच्छा, ये जो शेयर्स है ये कोई देखने वाला चीज नहीं है। जब मैंने कंपनी के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट किया तो कंपनी उसके बदले एज एन एविडेंस, प्रूफ के तौर पे मेरे को कंपनी क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बना के देगा। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, शेयर सर्टिफिकेट। ये इस बात का प्रूफ है कि मैं कंपनी का शेयर्स को होल्ड कर रहा हूं, यानी कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं। और उस शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम, मेरा नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, सब कुछ उसके अंदर लिखा होगा, जो इस बात का प्रूफ है कि आई एम द ओनर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। इस तरीके से टोटल 1000 करोड़ के 10-10 रुपीस के शेयर्स, यानी कि कितने शेयर्स हो गए, 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है, 100 करोड़ इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 1000 करोड़। तो जनरल पब्लिक में से जो लोग इंटरेस्टेड है, कोई 1000 शेयर्स, कोई 10,000 शेयर्स, कोई 10 शेयर, जिसको जितना चाहिए उतना वो लोग शेयर परचेज करेंगे, कंपनी के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से कंपनी क्या करता है, जनरल पब्लिक से शेयर्स इश्यू करके, शेयर्स बेच के लोगों से पैसा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे उस गिफ्ट में मैंने बताया, जितने लोगों ने गिफ्ट के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट किया सभी लोग उस गिफ्ट के कौन है, ओनर। सिमिलरली जितने लोग ये शेयर्स को परचेज करेंगे, यानी कंपनी के कैपिटल में जो लोग अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे वो सभी लोग कंपनी के क्या बन जाएंगे, ओनर। यहां पे फिर से बोल रहा हूं, जो बंदा शेयर परचेज करता है, यानी कि जो बंदा शेयर्स होल्ड करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, और उसका जो स्टेटस होता है कंपनी के अंदर, दैट इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आई होप सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। सो अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे हम लोग शेयर्स का डेफिनेशन समझने का ट्राई करना है, जो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अगर सब लोग ध्यान दे रहे डेफिनेशन के ऊपर तो सब लोग ध्यान दो डेफिनेशन क्या लिखा है। सबसे पहले तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक्ट में ये डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, ये सेक्शन के साथ तुमको याद रखना है। सब लोगों को पता है ना डेफिनेशन का रूल क्या है, डेफिनेशन जैसा लिखा होगा, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, जैसा लिखा होगा वैसा ही तुमको लिखना है। अगर डेफिनेशन में तुमने वर्डिंग्स चेंज किए या सेंटेंस चेंज किया तो डेफिनेशन में मार्क्स मिलेगा नहीं। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम अकॉर्डिंग टू तुम्हारा नाम लिख देना तो चलेगा। अगर तुम लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में शेयर्स को डिफाइन क्या किया है, बहुत ही इजी डेफिनेशन। वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दो, क्या लिखा है, शेयर मींस अ शेयर। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, शेयर मींस अ शेयर। देखो कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये जो पहला वर्ड लिखा है शेयर, इसका मतलब हम जिस चीज को डिफाइन कर रहे हैं ना वो उसका नाम है। हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, शेयर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो शेयर मतलब क्या, शेयर मींस अ शेयर। अब ये जो सेकंड टाइम शेयर लिखा है इसका मतलब है पार्ट। ये शेयर क्या है, ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, ये एक भाग है। किस चीज का भाग है, इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसका टोटल कैपिटल क्या है, 1000 करोड़। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। और ये टोटल कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया है, हर एक पार्ट उसको अपन क्या बोलेंगे, शेयर्स। तो शेयर्स मतलब क्या, वो एक पार्ट है, वो एक भाग है, वो एक शेयर है। किस चीज का पार्ट,
किस चीज का भाग? टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. So it is very easy to understand. Share means a share in the share capital of a company. मतलब जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है उस कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा भाग यानी कि शेयर्स. सबको समझ में आ रहा है? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक. अब ये स्टॉक का मतलब क्या होता है? इट इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. इट इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. आगे भी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन तुमको सीखने में है. फिलहाल डेफिनेशन जो बहुत ही इजी है, अगर तुमको कंसेप्ट समझ में आया कि ये जो शेयर है ये एक पार्ट है टोटल कैपिटल का. सो शेयर मींस द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. समझ में आ रहा है सब लोगों? तो ये हमारा कंसेप्ट हमने सीखा कि शेयर्स का मतलब क्या होता है. सबको समझ में आ रहा है? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे उसके पहले ये एक बार फिर से अच्छे से हम लोग रिवाइज करो. स्टार्ट. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग सीखने वाले हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स. कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये जो शेयर्स के फीचर्स है ना ये बहुत इजी है. उसके मीनिंग में, उसके डेफिनेशन में हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया उससे ही तुम्हारे फीचर्स के काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके रहेंगे. देखिए सब लोग ध्यान दो अच्छे से. सबसे पहला पॉइंट जो है शेयर्स का, फीचर्स का वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज द मीनिंग. हम अभी डिस्कशन किया कि शेयर क्या है. शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी. इजी टू अंडरस्टैंड. शेयर क्या है? शेयर जॉइंट स्टॉक कंपनी के टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है. बस यही तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है कि शेयर मतलब क्या? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी. दैट इज द मीनिंग ऑफ द शेयर्स. तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है. बहुत ही इजी और छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है, तुम तुम्हारे नोट्स में भी पढ़ सकते हो. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है ओनरशिप. ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो पर्सन कंपनी का शेयर परचेज करेगा, जो कंपनी के कैपिटल के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, देखो टेक्निकली समझने का ट्राई करो. दिस इज द ओन्ड कैपिटल. ये जो शेयर कैपिटल है ये ओन्ड कैपिटल है, यानी जो लोग ये ओन्ड कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग कंपनी के बनते हैं ओनर. सो शेयर होल्डर्स दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. उनके पैसों से कंपनी फॉर्म होता है. वो लोग कंपनी को ओन्ड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. उनका जो स्टेटस है वो कंपनी के अंदर क्या होता है? ओनर. जैसे ही कोई पर्सन कंपनी का शेयर परचेज करे उसको कंपनी की तरफ से ओनरशिप के तौर पे एक प्रूफ बना के दिया जाएगा और उसको कंसीडर किया जाएगा कंपनी का ओनर. बट माइंड माय वर्ड्स, दिस शेयर होल्डर्स दे आर द जॉइंट ओनर्स. ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सभी लोग जॉइंट ओनर माने जाएंगे. किसी को भी हम सिंगल ओनर नहीं बोल सकते. आइदर जॉइंट होल्डर्स या हम लोग बोलेंगे को ओनर्स. क्लियर विद एवरीवन? तो सेकंड पॉइंट फीचर्स बहुत सिंपल था, ओनरशिप. थर्ड पॉइंट थोड़ा सा नया कंसेप्ट लेकिन बहुत इजी, ध्यान दोगे अच्छे से. थर्ड पॉइंट है तुम लोग का डिस्टिंक्टिव नंबर. डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट करना मतलब कि डिफरेंस करना. अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जो कैपिटल है वो हमेशा कैसा होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. ये अपन ने सीखा हुआ है. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब कोई बड़े लेवल का बिजनेस करना हो, where the huge amount of capital is required, then only we can go for the joint stock company. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कैपिटल है वो कोई लाखों में नहीं होता, वो करोड़ों में होता है. अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया कि अगर सपोज कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहता है 1000 करोड़ रुपीस का और उसने अगर एक एक शेयर 10 रुपीस का बनाया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाते हैं? 100 करोड़. अब 100 करोड़ शेयर्स है, मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं. अब कोई बंदा जो है 10 शेयर परचेज करता है, कोई 50 शेयर परचेज करता है, तो कौन से बंदे के पास कौन सा शेयर, कितना शेयर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हर शेयर को एक नंबर दिया जाता है. इस नंबर को हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपनी के पास गया और मैंने कंपनी का 100 शेयर परचेज किया, वेरी फर्स्ट सबसे पहला 100 शेयर अगर मैंने परचेज किया तो कंपनी जो मेरे को सर्टिफिकेट बना के देगा उस सर्टिफिकेट के अंदर नंबर लिखा होगा 1 to 100. क्या नंबर लिखा होगा? 1 to 100, यानी कि मैंने एक नंबर से लेकर 100 नंबर तक के शेयर्स परचेज किए. दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव नंबर.
सपोज मेरे बाद कोई बंदा आता है और वो कंपनी के अंदर 50 शेयर्स परचेस करता है, तो जैसे ही वो 50 शेयर परचेस करेगा उसके सर्टिफिकेट में कंपनी उसको क्या नंबर लिख के देगा, तो कंपनी उसको नंबर लिख के देगा 101 to 150, क्योंकि मेरे बाद उसने 50 शेयर्स परचेस किए। सिमिलरली उसके बाद अगर कोई 10 शेयर्स परचेस करता है तो उसको नंबर मिलेगा 151 to 160। तो ये डिस्टिंक्टिव नंबर इट इज गिवन टू ईच एंड एवरी शेयर्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, किसने कौन से नंबर का शेयर्स किधर कितना परचेस किया हुआ है, एंड दैट इज ऑलवेज रिटन इन द शेयर सर्टिफिकेट। ये जब तुम शेयर परचेस करोगे तो शेयर्स के सर्टिफिकेट में वो मेंशन किया होगा कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर का तुमने शेयर्स परचेस किया। अंडरस्टूड? बहुत इजी पॉइंट था, डिस्टिंक्टिव नंबर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एविडेंस ऑफ टाइटल, यानी प्रूफ ऑफ ओनरशिप। एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ। टाइटल का मतलब कि तुम्हारा ओनरशिप, समझ में आ रहा है? तो ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स तुमने जब परचेस किया, यू आर द ओनर ऑफ द शेयर्स। फॉर दैट एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे, जो हमने डिस्कशन किया, कंपनी तुमको बना के देगा एक डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का साइन यानी कि कॉमन सील होगा, और वो एक लीगल प्रूफ है जिसमें तुम्हारा भी नाम लिखा होगा कि तुमने इतने इतने शेयर्स परचेस किए हैं एंड यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, you are the owner of that number of shares that is mentioned in the share certificate. So ये shares का एक फीचर कि shares purchase करने पे you will get evidence of title in the form of document that is called share certificate. Clear with everyone? Next जो point है वो है value of shares. Important point है, सब लोग ध्यान दोगे अच्छे से। shares के value के अंदर if you can see I have written 3 types of value. सब लोग ध्यान दोगे फिर से अच्छे से। 3 टाइप के वैल्यू शेयर्स के जनरली होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है फेस वैल्यू। नाउ व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू के और भी कुछ नाम है, जैसे उसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू या उसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू जो कंपनी डिसाइड करता है शेयर्स बनाते वक्त। जो हमारा एग्जांपल था कि कंपनी ने 1000 करोड़ के कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया और उसने पार्ट्स जो बनाए वो कौन से अमाउंट के बनाए? 10 रुपीस के अमाउंट्स के बनाए। देखो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा 10 रुपीस का ही शेयर बनाएगा, ये कंपनी का मर्जी है। अगर कंपनी चाहे तो 5 रुपीस के भी पार्ट्स बना सकता है, अगर कंपनी चाहे तो 100 रुपीस के भी पार्ट्स बना सकता है। जो कंपनी जितने वैल्यू का पार्ट बनाएगा, जैसे अपने एग्जांपल में 1000 करोड़ को कंपनी ने 10 रुपीस में डिवाइड किया, तो ये जो 10 रुपीस है ये कंपनी का क्या हो गया? ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया नॉमिनल वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्यों फेस वैल्यू? बिकॉज इट इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट। ये जो तुम्हारा सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट के फेस पे ये कंपनी का शेयर्स का ओरिजिनल वैल्यू लिखा होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो एक वैल्यू होता है फेस वैल्यू। सेकेंड वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इश्यू वैल्यू। नाउ व्हाट इज इश्यू वैल्यू? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस वैल्यू का कंपनी ने शेयर बनाया है कंपनी उसी वैल्यू पे लोगों को शेयर्स बेचे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर्स का वैल्यू क्या है? 10 रुपीस, दैट इज फेस वैल्यू, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू। बट एज आई टोल्ड यू इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी यही वैल्यू पे लोगों को शेयर्स देगा। ऐसा हो सकता है कि 10 रुपीस का शेयर है बट कंपनी ने उसको इश्यू किया 20 रुपीस पे। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर 10 रुपए का चीज है तो कंपनी उसको 20 रुपए में कैसे दे रहा है? ये कंपनी ऐसा दे सकता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी, ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का गुडविल अच्छा है, अगर कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, बिजनेस काफी अच्छा है, तो कंपनी अपने शेयर्स के प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीमियम। यानी कि जब 10 रुपीस का शेयर उसके ऊपर और 10 रुपीस ऐड करके जब कंपनी 20 रुपीस में इश्यू करता है, दैट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट प्रीमियम। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि
कि जो 10 रुपीज का शेयर है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या कर रहा है, 10 रुपीज के शेयर्स को 9 रुपीज में इश्यू कर रहा है। अब ये क्यों हो सकता है? तो इसका रीजन ऐसा है कि सपोज कंपनी इतना ज्यादा फेमस नहीं है, कंपनी का इतना अच्छा गुडविल नहीं है, या शेयर मार्केट जो है उसका कंडीशन फिलहाल वर्स्ट चल रहा है, और कंपनी को ये डर है कि कोई भी मेरे कंपनी का शेयर्स परचेज करने के लिए नहीं आएगा। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी लोगों को क्या करता है, थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करता है। जब कंपनी 10 रुपीज के शेयर्स को 9 में इश्यू करेगा, लोग क्या सोचेंगे, 10 का चीज 9 में मिल रहा है, यहाँ पे 1 रुपए का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। शायद इस रीजन से लोग एंकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे और कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। वैसे मैं तुमको बता दूं, प्रैक्टिकली दिस इज द वेरी रेयर सिचुएशन। कोई भी कंपनी नहीं चाहता कि उसके शेयर्स को वो डिस्काउंट में इश्यू करे, बिकॉज दैट ब्रिंग्स लॉस टू द कंपनी, उससे कंपनी को लॉस होता है। बट स्टिल एज आई टोल्ड यू, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ऐसा सिचुएशन हो, शायद मार्केट डाउन कंडीशन में हो या कंपनी का इतना अच्छा गुडविल ना हो, तो कंपनी में इश्यू इट्स शेयर्स लोअर देन द फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इश्यूड एट डिस्काउंट। क्लियर विद एवरीवन? और अगर सपोज 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 10 रुपए में ही इश्यू किया, यानी इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इश्यूड एट पार। तो ये जो कंपनी का वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे इश्यू वैल्यू। बहुत सिंपल, इश्यू वैल्यू मतलब शेयर्स जिस प्राइस पे इश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड इश्यू वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है? और एक लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर के लिए, लास्ट मैंने लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू। नाउ व्हाट इज मार्केट वैल्यू? देखो ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। व्हाट डज दैट मीन? अगर तुम शेयर परचेज करते हो, एक बार शेयर परचेज करने के बाद ऐसा नहीं है कि तुमको हमेशा कंपनी का ओनर बन के रहना पड़ेगा। द मोमेंट यू फील दैट यू डोंट वांट टू द ओनर ऑफ द कंपनी, तुम तुम्हारा पैसा वापस चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक राइट है कि यू कैन सेल योर शेयर्स, यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स टू एनीबॉडी एल्स। तुम तुम्हारे शेयर्स को किसी और को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को तुम बेच सकते हो। अब शेयर्स को बेचने के लिए एक पूरा मार्केट क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम बोलेंगे शेयर मार्केट। सिमिलर जैसे फॉर एग्जांपल होता है वेजिटेबल मार्केट, जहां पे क्या होता है, वेजिटेबल्स का बाइंग एंड सेलिंग। अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, तो वहां पे क्या होगा, शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग। तो शेयर मार्केट, इट इज अ मार्केट, इट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर and they do buying and selling activities। अब क्या होता है कि अगर मेरे पास शेयर्स है, तो मैं भी जाऊंगा मार्केट में, अगर मुझे वो शेयर्स को बेचना है, तो मैं जाके अपने शेयर्स को बेचने के लिए मेरे को जिस प्राइस में बेचना है, वो प्राइस में वहां पे जाके कोट करूंगा। अब अगर कोई बायर रेडी है, मैं जिस प्राइस पे बेचना चाहता हूं उस प्राइस पे, तो वो शेयर्स को परचेज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शेयर्स का प्राइस है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पूरा एग्जांपल फिर से क्लियर करते हैं कि मैंने शेयर्स परचेज किया था फॉर एग्जांपल 20 रुपीज। देखो कंपनी ने शेयर बनाया कितने का, 10 रुपीज का, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। बट कंपनी ने उसके ऊपर 10 रुपीज प्रीमियम चार्ज किया और लोगों को बेचा 20 रुपीज में। मैंने 20 रुपीज में शेयर परचेज किया। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल मैंने मेरे पास शेयर्स को रखा, और उसके बाद मैं उसको बेचने के लिए मार्केट में गया और मैंने बेचने के लिए प्राइस इशू किया 100 रुपीज। मेरा मर्जी है, मेरा माल है, मेरा शेयर है, मैंने मार्केट में जाके बोला कि मुझे 100 रुपीज में बेचना है। अगर कोई बंदा उस मेरे शेयर्स को 100 रुपए में परचेज करने को रेडी है, तो हम लोग दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांजैक्शन। और जैसे ही मैं ये शेयर्स 100 रुपीज में मार्केट में किसी को बेचूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू। So market value means it is the value which is decided by the demand and supply in the live market। तो इस तरीके से शेयर्स के 3 वैल्यू है, फेस वैल्यू which is also known as original value, nominal value, and that is written in the face of the share certificate। Second value is issue value। Issue value means at the price at which company issue the shares to the general public, that may be higher than the face value, lower than the face value, or equal to face value, that is called issue value। And third value is known as market value,
which is decided by the demand and supply force in the market. सबको समझ में आ रहा है? तो आज के लेक्चर में हम लोग ने 5 फीचर सीखे हैं। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे और आगे के लेक्चर में इसके बाद के जो बैलेंस फीचर्स है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जितना मैंने आज के लेक्चर में सिखाया सब लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तुम्हारा डाउट्स व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए तुम्हारे डाउट्स को भेजो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे।